What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बात की जा रही है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग कई जगह RCEP भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। बोलते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये भी रिसेंटली न्यूज में थी। तो किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ में कनेक्टेड थी? ए में बोला गया है G20, बी में बोला गया आसियान, सी में बोला गया है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यहां पे बोला जाए साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कोऑपरेशन। तो किसके साथ में ये कनेक्टेड है? ए, बी, सी या फिर डी? तो ये आप लोगों को बताना है। आंसर क्या है? आंसर है यहां पर बी, यानी कि आसियान के साथ में। आइए थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आप लोग लंबे समय तक इसको याद रख पाएं। सबसे पहले तो आप लोगों से कोई ये भी पूछ सकता है कि ये कब पिक्चर में आया था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कब बनाया गया था? तो यहां पर ये आसियान की समिट हुई थी कंबोडिया के अंदर में 2012 में नवंबर में। तब यहां पर इसको बोला गया कि हाँ इस तरह कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। क्योंकि रीजन क्या था? रीजन आप लोग समझिए, पहले आप लोग कंबोडिया देखिए कहां पर है। कंबोडिया आप लोग यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहाँ पर ये देखिए साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ये आप लोग यहाँ पर ये पूरा रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा मेनली। पर लेकिन ये रीजन अच्छे से अपना काम कर ही रहा है, पर लेकिन अगर इसके साथ में यहाँ पर चाइना जुड़ जाए, इसके साथ में इंडिया जुड़ जाए, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जुड़ जाए, यहाँ से साउथ कोरिया जुड़ जाए, और यहाँ से जापान जुड़ जाए, और थोड़ा इधर चलेंगे तो यहाँ से न्यूजीलैंड जुड़ जाए, तो ये एक ऐसा ग्रुप हो जाएगा इस पर्टिकुलर रीजन का जो कि काफी लार्ज स्केल पर डेवलपमेंट कर सकता है। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है इसके अंदर जो ये टोटल मिलाकर 10 तो आसियान की कंट्री हो गई, और 16 टोटल ये कंट्री, 6 ये कंट्री होगी, तो टोटल मिलाकर 16 कंट्री हो गई। तो ये 16 कंट्री का जो ग्रुप है इनमें सबका किसी न किसी चीज को लेकर मतभेद है। कई तो रीजनल जो प्रॉब्लम है वो चल रही है, पर लेकिन एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारी कंट्री और इनके साथ में अगर आप लोग कंपेयर करेंगे वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये बोलते हैं कि गुड्स का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना यहाँ पर, जो खासकर सर्विसेज की बात की जाए और वो भी इंसानों को लेकर, यानी कि अगर कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर सर्विस प्रोवाइड कराने जा रहा है तो उसको यहाँ पर ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए चाइना के लिए गुड्स के अगर हम लोग को अलाउ कर देते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो हमारी मार्केट फ्लड हो जाएगी वहां से चाइना के सामान से। पर लेकिन हमारे जो इंसान है, हमारी कंट्री में काफी पॉपुलेशन है, वो बाहर जाकर अगर काम करना चाहती है तो सर्विसेज में अलाउ कर नहीं रहे। तो इसलिए हमारा यही काफी बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर बार बार हम लोग इसको बोलते हैं कि पहले ये मुद्दा सुलझाइए उसके बाद में स्टार्ट कीजिएगा। तो इसी के बारे में आप लोगों को याद रखना है। बाकी ये कंट्री कौन सी है यहाँ पर आसियान रीजन की बात करते हैं तो ये बुर्नोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो 10 तो हो गई यहाँ पर ये आसियान की कंट्री, और 6 हो गई ये, तो टोटल मिलाकर 16 कंट्री है जो मिलकर यहाँ पर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करते हैं। मैप में भी एक बार आप लोग देख लीजिए ढंग से, यहाँ पर आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप लोग इसको जूम करेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया है जो आप लोगों को मैं दिखाने के लिए बोल रहा था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं हो गया कंबोडिया, यहाँ पर हो गया वियतनाम, ये आप लोग देखेंगे थाईलैंड, और ऊपर थोड़ा जाएंगे तो आप लोगों को लाओस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर रीजन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। ई सिगरेट के बारे में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आखिर क्यों ई सिगरेट इतनी ज्यादा पिक्चर में आ गई और क्यों हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाए? तो ऐसा क्वेश्चन भी अगर आप लोगों से पूछे तो उसका भी आंसर आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, ये बोला कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको ICMR भी आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा बोला गया कि कंप्लीट बैन होना चाहिए ई सिगरेट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है उनके ऊपर। दूसरा बोला गया ई सिगरेट डू नॉट फॉल अंडर, यानी कि इसके अंडर में नहीं आता है, विद इन द एम्बिट, किसके अंडर में नहीं आते हैं? सिगरेट एंड अदर जो टबैको प्रोडक्ट
प्रोडक्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, ये सारा एक ही नाम है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड द डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट, ये 2003 का है, जिसको COTPA भी बोलते हैं। फिर से पढ़ देता हूं एक बार पूरा। यहां पर क्या है, ये सिगरेट एंड द अदर टबैको प्रोडक्ट प्रोहिबिशन यानी कि रोकना, एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए, रेगुलेट इनको करना है, ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो प्रोडक्शन होता है, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब प्रॉपर वे में होना है। तो यहां पर इसके अंदर ये बोला जा रहा है कि ये ई सिगरेट नहीं आती है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, डी में बोला जा रहा है, और बी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है इसका यहाँ पर ये है सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। एक बात समझ लीजिए, ई सिगरेट जो प्रोडक्ट है यहाँ पर, ये स्टार्टिंग में जब पिक्चर में आया तो ये बोलकर पिक्चर में लाया गया कि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा लोग सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट कम करेंगे और उनकी सिगरेट छुटाने का एक आसान सा तरीका है कि उनको इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पिलाना स्टार्ट कर दो, उससे क्या होगा, आराम आराम से उनकी लत छूट जाएगी। पर लेकिन इसके चलते देखिए लोगों ने इसको बड़ा ही लाइटली लिया और लोगों ने और ज्यादा इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो लोग इसको तो यूज कर ही रहे हैं, इसके साथ में जो बच्चे नए नए जो बच्चे हैं उनको भी इसकी आदत लग गई, क्योंकि ये बोला गया कि ये हेल्थ पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल रही है। पर लेकिन जब एक्चुअल में स्टडी और रिसर्च की गई तो उससे पता चला कि ये भी काफी लार्ज स्केल पर हेल्थ पर इंपैक्ट डालती है और इसके भी लगभग वही कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और कई मैटर में तो और ज्यादा हाई कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर आप लोग कंपेयर करते हैं जो नॉर्मल सिगरेट पीते हैं उसके साथ में। तो यही यहां पर एक बात निकल के आई सबके सामने कि भैया इसको कैसे आप लोगों को कंट्रोल करना है, क्योंकि अब यहां पर ये ऐसे ही चलती रहे तो ये और खतरनाक लेवल का रूप अख्तियार कर लेगी। तो तब यहां पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसके द्वारा अच्छे से स्टडी की गई और इसने बोला कि कंप्लीट बैन होना चाहिए इस प्रोडक्ट के ऊपर, वरना ये हमारी कंट्री में जो खासकर जो नई जनरेशन है उनको बर्बाद कर देगा, और जो छोड़ना चाह रहे हैं उनको दूसरी लत लगा रहे हैं। यहां पर जो लोग इसको क्या कर रहे हैं आज के डेट में, जो ये वाली सिगरेट पी रहे हैं, ये वाली सिगरेट पीने की लत लग गई है और पुरानी वाली भी पी रहे हैं साथ साथ में, यानी कि डबल प्रोडक्ट यहां पर ले रहे हैं, तो और जल्दी उनकी हेल्थ बर्बाद हो रही है। तो इसलिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम की कंडीशन बन गई, और इस एक्ट के अंडर में ये आती नहीं है। जिस तरीके के यहाँ पर इसके अंदर जो निकोटिन वगैरह जो यूज किया जाता है तो इसको इसके अंडर डाल ही नहीं गया, क्योंकि इस एक्ट के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन ही नहीं था, ये पुराना एक्ट था, यहाँ पर ये भी पिक्चर में आई है, तो इसलिए यहाँ पर इसके अंडर नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए कोई रेगुलेशन भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग राज्य अपने अपने रूल बनाकर इसको कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आसपास में भी अगर कोई आप लोगों के जो ये सिगरेट वगैरह या ई सिगरेट वगैरह पीता है तो कोशिश कीजिए कि उसको थोड़ा सा इन सब चीजों से दूर रखिए, और एक तरीके से अगर कोई पीता है और दूसरा नहीं पीना चाहता है तो उसके कॉन्टैक्ट से भी दूर, यानी कि लत जो लगती है ना ये ऐसे ही लग जाती है, एक बार पी लो यार कुछ नहीं होगा फिर ऐसे हो जाएगा। तो ये यार दोस्तों में जो अफरा तफरी में ऐसी मजे में जो चीजें हो जाती है ना, फिर वो आगे चल के लत बन जाती है। तो इन सब चीजों से दूर रहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ब्रो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रो के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आप लोगों को ये बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि यहाँ पर जो ब्रो है वो कंट्रीब्यूट करती है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बॉर्डर स्टेट है उनका, यानी कि बॉर्डर वाले जो राज्य हैं उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में काम करती है। दूसरा बोला गया कि सक्सेसफुली कंप्लीशन जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है ऑफ ये है यहाँ पर दिलराम द्रांज, ठीक है ना, ये हाईवे है यहाँ पर जिसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। जो ये हाईवे हमारी कंट्री की जो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ईरान में 2008 में कंप्लीट किया गया। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो जो इसका सही आंसर है यहाँ पर ये क्या है, इसका डी आंसर। अगर बात की जाए डायरेक्ट कोई ऐसा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करती है, हाँ ये जिस तरीके से वहां पर रोड वगैरह बनाती है तो इन डायरेक्ट वे में वहां पर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए तो वो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी का काम बेसिकली इसके द्वारा किया जाता है। कनेक्टिविटी की तरीके से अपना आप डेवलपमेंट हो जाए तो वो आप लोग अलग बात है, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया मान लीजिए कोई स्कूल खुल गया और वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वहां पर क्या होगा, वो उसकी जो फोटो प्रिंटिंग की शॉप खुल जाएंगी, वहां पर पेंसिल या फिर आप लोग वैसा जो खाने पीने वाली दुकान खुल जाएंगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यहाँ पर की कॉलेज वालों ने यहाँ पर ये सारी चीजें खोली हैं, तो ये इनडायरेक्ट वे में डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता है। दूसरी बात की जा रही है जो ब्रो है यहाँ पर ये इंडियन आर्मी के साथ में नेचुरल डिजास्टर जहां पर होते हैं वहां पर भी ये काम करती है, ठीक है। और यहाँ पर जो कंट्रोल है फंक्शन इसका ये 2015 से किसके अंडर में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलती है। ये जो कंप्लीट किया गया हाईवे ये इनके द्वारा 2008 में अफगानिस्तान के अंदर कंप्लीट किया गया, ना कि ईरान के अंदर में, ठीक है, ये याद रखेगा। तजाकिस्तान में भी इनके द्वारा रिपेयर किया गया काफी, यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में एयरबेस जो था ये इनके द्वारा ये यहाँ पर ये बेसिकली डेवलप किया गया। इसके बारे में और कई सारी बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है, वो भी आप लोग याद रखते हैं। जो इसका गठन किया गया था फॉर्मेशन ये किया गया था 7 मई 1960 में, ठीक है, 7 मई 1960 में
तो ये आप लोग याद रखिएगा। 7 मई 1960 न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आज की डेट में जो डायरेक्टर जनरल है वो लेफ्टिनेंट हरपाल सिंह है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही आती है। तो ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कई बार, जिस तरीके से हमारी नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में और जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में काफी बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पर ये। ओके, बाकी अगर रोड पे जैसे बर्फ वगैरह जम जाते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में, तो भी कई बार इसके द्वारा क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात करें ये रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो रामसर कन्वेंशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ये जरूर पढ़ा कीजिए, आप लोगों को मैंने पहले बोला था, ये आप लोग कंफ्यूजन में डालने की कोशिश करते हैं इसके थ्रू। सबसे पहले बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, जो प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑफ द यहाँ पर वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, यानी कि कंजर्व करना है और कैसे बुद्धिमत्ता से इसको यूज करना है, इसके बारे में बात करता है। 90% जो यूएन मेंबर है वो यहाँ पर आज के डेट में ये इसकी कॉन्टेक्टिंग जो पार्टी है उसका पार्ट है, यानी कि 90% यूएन मेंबर आज के डेट में इसका पार्ट है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, बोला जा रहा है कि डज नॉट कंसीडर अंडरग्राउंड एक्वाफायर, यानी कि जो पानी जहां से पानी निकालते हैं नल वगैरह आप लोग लगा के फिर ट्यूबवेल लगा के, वो यहाँ पर और ह्यूमन मेड जो साइट है वेटलैंड वगैरह वो इसका पार्ट नहीं होते हैं। तो गलत स्टेटमेंट बताइए। ए में बोला जा रहा है 1 and 3, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है 1, 2 and 3, डी में बोला जा रहा है 2 and 3। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो एक एक कर आंसर यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा आंसर इनकरेक्ट है, तो ये है आंसर इसका ए, यानी कि 1 and 3 इनकरेक्ट है। रीजन क्या है बात कर लेते हैं। ये यहाँ पर यूएन के हिसाब से काम नहीं करता है, ये ईरान के अंदर एक सिटी है, तो उसके बेस पर रामसर जिसके सिटी है तो वहां पर ये कन्वेंशन हुआ, तो उसी के नाम पर इसका नाम रामसर कन्वेंशन रखा गया। तो यूएन के अंदर कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है। 90% ऑफ यूएन मेंबर जो इसके हैं, हाँ सही बात बोली गई है। आज के डेट में यूएन के मेंबर हैं जो है वो 193, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और लगभग 170 यहाँ पर इसके मेंबर हैं, तो लगभग 90% जो मेंबर हैं वो आज के डेट में इसका पार्ट यहाँ पर बन चुके हैं। ईरान के अंदर इसको 21 दिसंबर ये यहाँ पर 2 दिसंबर 1971 में बनाया गया और 21 दिसंबर 1975 में, यानी कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पर जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी उस टाइम पर यहाँ पर इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया गया। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं। बाकी की इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है एक्वाफायर जो होते हैं वो भी, और मान लीजिए आप लोग पॉन्ड को ही देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या क्या इसके अंडर आता है। सारी जो लेक होती है, रिवर जो होती है, अंडरग्राउंड एक्वाफायर, जो स्वैम्पेज जो एरिया होता है, मार्सी लैंड वाला एरिया होता है, या फिर वेटलैंड होता है, या फिर कोई कोस्टल एरिया होता है, कोरल रीफ होते हैं, इंसानों के द्वारा कोई भी साइट बनाई जाती है, कोई तालाब वगैरह, खेतों में जो चावल वगैरह उगाए जाते हैं, या फिर जो सॉल्ट प्लेन होते हैं, यानी कि नमक बनाने वाला जो एरिया होता है, कोई रिजर्वायर्स होते हैं, तो वो सारे इसके अंडर आते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इंसानों के द्वारा बनाई गई एक्टिविटी भी इसके अंदर आती है। 1971 में ये यहाँ पर अडेप्ट किया गया था और जो पिक्चर में आया था 1975 में आया था। ईरान की सिटी है उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात करते हैं सेल गैस के बारे में। तो सेल गैस एक नेचुरल गैस मानी जाती है जो कि आज की डेट में काफी न्यूज में भी रहते हैं। कई बार आप लोगों से पूछा जाता है कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा सेल गैस पाई जाती है। तो ये कुछ बातें भी आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, पर हमारी कंट्री में कौन सा एरिया है उसके बारे में आप लोगों को बताना है कि रिसोर्सेज सेल गैस के कहां पर पाए गए हैं। सबसे पहले बोला गया यहाँ पर यह है कैम्बे बे के बेसिन के अंदर में, कावेरी बेसिन के अंदर में, कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला जा रहा है 1 and 2 ओनली, बी में बोला जा रहा है 3 ओनली, सी में बोला जा रहा है 2 and 3 ओनली, डी में बोला जा रहा है 1, 2 and 3 ओनली। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर ए, बी, सी, एफ, डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका डी, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इसके अलावा और भी स्टेटमेंट है यहाँ पर। कहां पर पाया जाता है, ये कैम्बे वाले एरिया में पाया जाता है, आसाम, अरकन, ये एक जो अरकना वाला एरिया है यहाँ पर देखने को मिलेगा, गोडवाना, कृष्णा गोदावरी, कावेरी, और इसी के साथ में यहाँ पर इंडो गैंगेटिक जो प्लेन है। ये पर्टिकुलर 6 ऐसे पर्टिकुलर एरिया हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए एज ए नेचुरल गैस के लिए। बाकी अगर बात करें आप लोग यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो सबसे ज्यादा नेचुरल गैस जो सेल गैस है यहाँ पर ये यूएसए के अंदर पाई जाती है। दूसरे नंबर पर कनाडा और तीसरे नंबर पर चाइना आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये 3 कंट्री है जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। और यूएसए तो इतने लार्ज स्केल पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है उनके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये सेल गैस को सप्लाई करते हैं। और उसकी वजह से कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये सेल गैस को यहाँ पर सप्लाई होते हुए देखकर यहाँ पर ऑयल को लेना बंद कर दे रहे हैं। तो इसकी वजह से भी काफी इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है, डी आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। तो यानी कि ग्लोबल लेवल पर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है
वो कैसी है, फाइनेंशियल जो मार्केट है, खासकर जो बैंकिंग सिस्टम वगैरह है, किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या क्या सिस्टम है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जिसको GFSR बोला जाता है, किसके द्वारा प्रिपेयर ये की जाती है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जिसको आप लोग IMF बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के द्वारा जिसको आप IBRD भी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। तो यहां पर कौन सा स्टेटमेंट सही है, A, B, C, F, D? सही आंसर है यहां पर इसका B, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको IMF बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA के अंदर में है, लोकेटेड जो है ये। 189 कंट्री आज के डेट में इसके मेंबर हैं, तो समझ सकते हैं 193 UN के हैं, तो इसके भी कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो 3-4 मेंबर को छोड़कर बाकी सारे इसके भी मेंबर हैं। तो वर्ल्ड वाइड इसका नेटवर्क हो गया। और आज की डेट में अगर बात की जाए, ये न्यूज में भी थी रिसेंटली अभी, रीजन क्या है, हमारी कंट्री की जो गीता गोपीनाथ है, जिसका नाम मैंने आप लोगों को पहले बताया था, वो यहाँ पर चीफ इकोनॉमिस्ट है आज के डेट में इसके अंदर। तो हमसे ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। डेविड लिप्टन जो है आज के डेट में यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी है UN, यानी कि यूनाइटेड नेशन, UN के अंडर में आता है। तो ये कुछ बातें हैं जो इसके बारे में याद रखिएगा। ग्लोबल लेवल पर फाइनेंशियल कैसी स्टेबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं, आंसर B हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन काउंट करने वाले इंडेक्स के बारे में, जिसको आप लोग CPI भी कई बार बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स शॉर्ट फॉर्म में इसको आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। पहले बोला गया RBI यूज करता है CPI जो कंबाइन है यहाँ पर सोल इन्फ्लेशन मेजरमेंट के लिए, ताकि मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पर काउंट कर सके, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि जो CPI यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है स्टडली, यानी कि कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है लास्ट 5 ईयर में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, A में बोला गया 1 ओनली, B में बोला गया 2 ओनली, C में बोला गया बोथ 1 and 2, D में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो कौन सा आंसर सही है, A, B, C, F, D? तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये इसका फर्स्ट, यानी कि A। देखिए आप लोग यहाँ पर थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। क्या हमेशा मार्केट जो है वो एक जैसी रहती है? कभी तो आप लोगों को महंगी चीजें देखने को मिलेगी और कभी सस्ती चीजें देखने को मिलेगी। तो अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी बोले कि लास्ट 5 साल में ऐसा चल रहा है, लास्ट मतलब 10 साल में ऐसा चल रहा है, तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट गलत है। बड़ी ही रेयरली आप लोगों को ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि उतराव चढ़ाव मार्केट का नियम ही यही है कि उतराव चढ़ाव यहां पर आते रहते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहली स्टेटमेंट, ठीक है। और खासकर इन्फ्लेशन की बात करें तो कभी महंगाई कितनी जल्दी बढ़ती है, कितनी जल्दी घटती है, तो वो याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज की डेट में CPI यहां पर यूज करता है, क्योंकि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यानी कि कंज्यूमर के लेवल पर यहां पर चेक किया जाता है। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो होलसेल के लेवल पर चेक करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस यहां पर बेसिकली यही है कि ये ज्यादा एक्यूरेटली यहां पर काउंट करता है एज कंपेयर टू इसके, ठीक है। यानी कि आप लोगों को मैं बोलूं कि आप लोगों को फ्रूट लेके आना है, आप लोगों को बोला जाए कि 5 किलो फ्रूट आप लोगों को लेकर आने हैं, तो 5 किलो फ्रूट में से आप लोग मान लीजिए एप्पल आप लोगों ने खरीदे, तो उसमें से आप लोग एक एक फ्रूट अगर चेक करके खाएंगे तो वो ज्यादा बेटर है कि अब होलसेल में एक पूरा पैकेट उठा के लेके आएंगे, उसमें ज्यादा अच्छे फ्रूट निकलेंगे। तो जो अच्छे कहां पर निकलेंगे, जहां एक एक फ्रूट चेक किया जाएगा। तो ये इंडिविजुअल को यहां पर चेक करता है बेसिकली, तो इसलिए यहां पर ये ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जैसे रेपो रेट वगैरह अपना चेक करना है, वो सारी चीजें, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में 6 मेंबर की जो कमेटी होती है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सेटअप करती है, तो उसके लिए भी यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसी के बेस पर यहां पर ये अपना डिसीजन भी लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। तो इसका एम क्या है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। पहले बोला गया यहाँ पर ब्रिंगिंग ए स्मॉल एंटरप्रेन्योर इनटू द फॉर्मल जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसमें, यानी कि मान लीजिए कोई लघु उद्योग करने वाला काम है, ठीक है, कोई इंसान है, कोई छोटा सा अपना बिजनेस सेट करना चाहता है, तो एक तरीके से फॉर्मल मार्केट यानी कि बैंक के थ्रू वो लोन ले, ना कि किसी साहूकार से लोन ले। तो ये बात बोली जा रही है। प्रोवाइड कराने के लिए लोन टू द पुअर फार्मर, खासकर कल्टीवेशन पर्टिकुलर क्रॉप, यानी कि पर्टिकुलर क्रॉप का अगर वो कल्टीवेशन करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि लोन प्रोवाइड कराया जाता है। प्रोवाइड करने के लिए पेंशन टू द ओल्ड एंड द डेस्टिट्यूट पर्सन, ठीक है ना, यानी कि एक तरीके से उस इंसान के ऊपर जो किसी के ऊपर यहाँ पर आश्रित रहते हैं उसको पेंशन प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। और बुजुर्ग, नेक्स्ट बात की जा रही है फंडिंग करने के लिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन स्किल डेवलपमेंट और इंप्लॉयमेंट जनरेशन। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, ए बी सी या फिर डी? सही आंसर है इसके यहाँ पर ए। डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं मुद्रा योजना के बारे में। फुल फॉर्म क्या है इसका, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ये है इसका नाम। ये इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया कि 10 लाख से नीचे का अगर लोन चाहिए नॉन कॉर्पोरेट और नॉन फार्म सेक्टर वाले लोगों को, यानी कि जो छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं उसमें अगर कोई संलिप्त है उसके लिए। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु का मतलब होता है बच्चा, यानी कि 50,000 तक का यहाँ पर लोन मिल जाएगा। किशोर को बोला जा रहा है 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन मिल जाएगा। तरुण यानी कि जवान हो गया है, अब 5 से लेके 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए। तो मैक्सिमम लिमिट जो है यहाँ पर वो 10 लाख प्रोवाइड कराई गई है। तो ये स्कीम इसीलिए लॉन्च की गई थी जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं हमारी कंट्री में, उनको फायदा पहुंच सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहे हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। तो ये योजना काफी ज्यादा न्यूज में रहती है कई बार, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि मिनिमम गारंटी पेंशन स्कीम यहाँ पर मेनली टारगेट की जा रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि जिनको कोई भी पेंशन वगैरह नहीं देता है उसके बारे में बात की जा रही है। दूसरा बोला जा रहा है ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली ज्वाइन कर सकता है इस स्कीम को। तीसरा बोला जा रहा है सेम अमाउंट ऑफ पेंशन गारंटी की जाएगी स्पाउस फॉर द लाइफ आफ्टर द सब्सक्राइबर डेथ, यानी कि अगर इंसान की डेथ हो जाती है तो पेंशन जो है उसकी वाइफ को या फिर हस्बैंड को मिल जाएगी, ये बात बोली गई है। सही स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली 2 एंड 3 ओनली, सी में बोला जा रहा है 1 एंड 3 ओनली, डी में बोला जा रहा है 1 2 एंड 3 ओनली। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर यहाँ पर क्या है ये आप लोगों को बताना है। सही आंसर यहाँ पर सी, यानी कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है 1 एंड 3। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर ऑल अकाउंट होल्डर की बात की जा रही है जो किसी दूसरी स्कीम का पार्ट नहीं है, तो उन सबको यहां पर ये पेंशन दी जाएगी, चाहे एक फैमिली में कितने भी मेंबर क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि एक फैमिली में एक ही मेंबर को मिलेगी, तो ये कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं आना है। और इसी के साथ में अगर डेथ हो जाती है, मान लीजिए एक ने ज्वाइन कर रखा है यहाँ पर और दूसरे ने ज्वाइन कर रखा है हस्बैंड और वाइफ में, हस्बैंड की डेथ होती है तो वाइफ को मिल जाएगी, वाइफ की डेथ होती है तो हस्बैंड को मिल जाएगी। तो ये भी यहाँ पर पेंशन स्कीम है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, काफी कई बार न्यूज में रहती है, तो आइडिया जरूर रखिएगा। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। ये सारे सोशल हैंडल हैं जहां पर आप लोग, अगर आप लोग का अकाउंट है तो आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। अलग से स्पेशल अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी इसी के साथ में चीजें शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीजें पहुंचाई जा सके, या फिर खुद भी पढ़ा दीजिए अगर आप लोगों को टाइम मिलता है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा दा हिंदू का। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।